बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 जो कि कंटिन्यूएशन है हमारे जो सिलेबस है हायर एजुकेशन कमीशन की डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स की। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं आप हार्वर्ड एकेडमी की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने दो चीज़ों को कवर करना है, एक कंसल्टेशन विद फाइनेंस डिवीज़न और एक कंसल्टेशन विद फॉरेन अफेयर डिवीज़न। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अगर यहाँ पे बेहतर है, चलें यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे देखें फाइनेंस डिवीज़न है और फाइनेंस डिवीज़न का मेन काम क्या होता है। फाइनेंस डिवीज़न दो चीज़ों पे काम कर रही थी। सबसे पहले तो इसका जो फिस्कल पॉलिसी हमारी मुल्क की, उसको सारा को सारा इसके हाथ में होता है। अब फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं एज अ फाइनेंस डिवीज़न। एक हमारे रेवेन्यूज़ कितने हैं और एक हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। सम टाइम हम रेवेन्यूज़ को देख के एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करते हैं और सम टाइम हम एक्सपेंडिचर्स को देख के रेवेन्यूज़ रेज़ करने के लिए सोर्सेज की तलाश करते हैं, और ये सारी की सारी अनाउंसमेंट होती है बजट में। तो बजट में फाइनेंस डिवीज़न ने बहुत सारा काम किया होता है, तब जाके ये हमारे पास डिजिट्स आते हैं। हर डिजिट के लिए बहुत सारी वर्किंग हुई होती है और डेफिनेटली एक उनकी हियरार्की है, उनके अपने एक मेकनिज़म है, उसके मुताबिक ये हर सेक्शन ने अपना अपना काम करना होता है और उसके बाद हमारे पास ये वर्किंग्स आती हैं। अब जब भी जो फाइनेंस डिवीज़न है उसने फिस्कल पॉलिसी पे काम करना है, तो उनके पास ऑथराइजेशन है कि गवर्नमेंट की मशीनरी में कितने लोग हैं, जो हमने जिनको तनख्वाहें देनी है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे हमने कितने फ़ंड अवेलेबल करने हैं। इसके अलावा हमने कितने जो हमारे पास गवर्नमेंट की इदारे हैं जिनको जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं, और हर एक पे एक्सटेंसिवली काम किया जाता है। तब जाके उन रेवेन्यूज़ के सोर्सेज को तलाश किया जाता है कि हमने अपनी गवर्नमेंट की मशीनरी को प्रॉपर फंक्शनिंग में रखने के लिए फाइनेंस जो पैसे की ज़रूरत है वो हमने कैसे अवेलेबल करनी है, और वो पैसा कैसे कैसे आ सकता है। उसके टैक्सेस के सोर्सेज हो सकते हैं, उसके नॉन टैक्स सोर्स हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हों। इसके अलावा कैपिटल सोर्सेज हो सकते हैं जो मुल्क के अंदर से भी लोन हो सकते हैं, बाहर से भी लोन हो सकते हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह मुख्तलिफ सोर्सेज। तो इस तरीके से कुछ जो सोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए गवर्नमेंट ने रेवेन्यूज़ रेज़ करने होते हैं और एक्सपेंडिचर करने होते हैं। अब यहाँ पे आपने जो अथॉराइजेशन फाइनेंस डिवीज़न ने ऑलरेडी डेलीगेट की हुई है उसके मुताबिक ही चलना है। अगर उसमें कोई रद्दो बदल चाहते हैं जिससे आपके एक्सपेंडिचर बढ़े या आपके रेवेन्यूज़ कम हों या आपके एक्सपेंडिचर कम हों, कोई भी इसमें इम्बैलेंसिंग चीज़ कर रही हो, रेवेन्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जो आपकी अथॉराइजेशन पहले से फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से गिवन है, उसमें कोई भी तब्दीली, कोई भी ऑर्डर, कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जिससे आपकी जो बजट हैं वो डिस्टर्ब हों, यानी कि आपके खर्चे बढ़ें या कम हों, रेवेन्यूज़ बढ़ें या कम हों, तो आपने फाइनेंस डिवीज़न से कंसल्ट करना है ताकि वो अपनी जो उनके पास मैकेनिज़्म है उसके अंदर वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे और उस पॉलिसी के मुताबिक ही आपको ऑथराइज़ करे। तो ये जितने भी फाइनेंस के मामलात होंगे वो आपने लिंक करने। तो हमने 2 लेक्चर पहले एक चीज़ डिस्कस की थी कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से रूल 12 के सब सेक्शन 1B ये था, ये सब रूल 1 और इसका B, और रूल 12 का सब रूल 2 और 3 लेटर ऑन हम देखेंगे। वो इन पे भी जब मामलात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से भी कंसल्ट करना लाजमी होगा। तो ये आप उसके साथ लिंक करके इसको रीड आउट कीजिएगा। नो डिवीज़न शैल विदाउट प्रीवियस कंसल्टेशन विद द फाइनेंस डिवीज़न ऑथराइज द इशू ऑफ एनी ऑर्डर other than orders in pursuance of any general or special delegation made by the finance division। जो डेलीगेशन फाइनेंस डिवीज़न ने दी हैं वो डेफिनेटली उसके मुताबिक तो आप काम करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी आप ऑर्डर इशू करेंगे वो आपने कंसल्ट करना होगा फाइनेंस डिवीज़न के साथ।
विच विल, और इस वो कौन से मामलात हैं जो हमने लाजमी तौर पे फाइनेंस डिवीजन के साथ कंसल्ट करने हैं, विच विल इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द फाइनेंसेस ऑफ द फेडरेशन और विच इन पार्टिकुलर इन्वॉल्व। तो ये यहाँ पे बात ये होगी कि विच विल अफेक्ट, ये नहीं है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, यो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे रेवेन्यूज़ को भी एक्सपेंडिचर को, तो आपने कंसल्ट करना है। नंबर 1 क्या है, जो मामलात रिलिंक्विशमेंट, रिमिशन और असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ एक्चुअल और पोटेंशियल और ग्रांट ऑफ द गारंटी अगेंस्ट इट, कि हम इसको लाजमी पे करेंगे, इससे फाइनेंस की इट्स मीन कि आपने कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ले ली है, जिसको ख़त्म कर रहे हैं, जिसको रिमिट कर रहे हैं, जिसको असाइन कर रहे हैं रेवेन्यूज़ के मद में कि आपने रेज़ करना है, या फिर एक्चुअल या पोटेंशियल जो जिससे रिज़ल्ट हो सकता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ में, ये सारे के सारे मामलात आपने फाइनेंस डिवीजन से कंसल्ट किए बगैर नहीं लेके चलना आगे। पार्ट बी, एक्सपेंडिचर फॉर विच नो प्रोविजन एग्जिस्ट इन द बजट और फॉर विच नो सैंक्शन एग्जिस्ट, कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो आपके बजट में पहले वो हैड ही नहीं गिवन, सी ओमिटेड है, इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई लोन्स हैं उनकी फ्लोटेशन है, री एप्रोप्रिएशन विद इन बजट ग्रांट। अब फ़र्ज़ किया आपके पास बजट है और उसमें आपके पास 7 हेड्स हैं जिनमें आपको पैसा मिलता है, उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं यूटिलिटी, जिसमें बिजली गैस के बिल वगैरह यूटिलिटी हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं कि R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। अब यहाँ पे फ़र्क किया, आपकी अथराइजेशन थी 10 मिलियन, यहाँ पे आपकी अथराइजेशन थी 100 मिलियन। अब जब आप इस्तेमाल करते गए तो यहाँ पे खर्चे हो गए 15 मिलियन, अब यहाँ पे आपके हो गए 95 मिलियन। अब यहाँ पे आपके जो 5 मिलियन यहाँ पे आपको ऑलरेडी 100 दिया गया था, 5 बच गए, आप ये कहते हैं यहाँ पे लगा लें, ऐसे नहीं होगा। जब भी आप री एप्रोप्रिएशन करेंगे तो फाइनेंस डिवीजन से जो अथोराइज चैनल है उसके मुताबिक कंसल्ट करेंगे, अदरवाइज जो यूटिलिटी के लिए दिए गए पैसे उसी को उसी में यूज़ करना है, R&D में जो दिए गए हैं वो उसी में यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे 95 मिलियन इस्तेमाल हुए तो 5 मिलियन जो एक्स्ट्रा हुए वो गवर्नमेंट को वापस आपने करने होंगे अपनी मर्ज़ी से। उन्हीं हेड्स में आपने डिपार्टमेंट के खर्चों को भी इस्तेमाल नहीं करना होता, अदरवाइज ऑडिट अथॉरिटीज़ उसका एक्शन लेंगी। अल्ट्रेशन इन द मेथड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, कि कैसे आप अकाउंट बना रहे हैं, कैसे आप बजट अपने इस्टीमेट करते हैं, वो जो तरीक़ेकार गिवन है उसमें भी कोई रद्दबदल अगर करते हैं तो वो भी फाइनेंस डिवीजन से पहले कंसल्ट करेंगे कि हम अपना इस्टीमेट्स का प्रोसीजर तब्दील कर रहे हैं। इसके अलावा रिसीट और एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अनलेस ऑलरेडी एलोकेटेड, कि जो आपको पैसे आने हैं या जो खर्चे करने हैं फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि डॉलर्स में या फिर यूरोज़ में या फिर चीनी करेंसी या जापानीज़ में, तो आपने फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी होगी। ए चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस ऑन देयर स्टैट्यूटरी राइट्स एंड प्रिविलेजेस विच विल हैव फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, ऐसे कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की रेगुलेशन में तब्दीली, टर्म्स एंड सर्विस में तब्दीली, स्टैट्यूटरी राइट्स में तब्दीली जो फिनेंशियली तौर पे तब्दीली की वजह बने, वो फाइनेंस आपकी बचत में जा सकते हैं या वो अखराजात में भी जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स मेड बाय द फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन ने जो फाइनेंस के मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उनमें भी कोई इंटरप्रिटेशन आपने करनी है या उसकी वजाहत की ज़रूरत है तो आपने फाइनेंस डिवीजन से कंसल्ट करना होगा। अब आ जाता है रूल 12 का सब रूल 2, इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, और रूल 3 में भी सब रूल 3 में भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से आपको कंसल्ट करना होगा। नो प्रपोजल टू विच द प्रीवियस कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिवीजन इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी ऐसा प्रपोजल जिसमें पहले फाइनेंस डिवीजन से आपको अप्रूवल लेके ही आगे चलना पड़ेगा, तो उसको किए बगैर आप अकेले अपने खुद मूव नहीं कर सकते। सो लॉन्ग एज कंकरेंस इज़ रिफ्यूज्ड, कि जो कंकरेंस है वो रिफ्यूज़ कर देगी, वो बी प्रोसीडेड विद, उसको लेके आगे चलें। जब फाइनेंस डिवीजन ने मना किया है, रोका है उस चीज़ से, तो फिर आप अगला चैनल कौन सा यूज़ कर सकते हैं? इफ़ अ मिनिस्टर कैन नॉट रीच एग्रीमेंट विद द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड डिज़ायर्स टू प्रेस द प्रपोजल, कि उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो एग्री नहीं हुआ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ, यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मैंने करवानी ही है, तो फिर उसका चैनल अगला क्या हो कि वो मैटर को प्राइम मिनिस्टर की तरफ ले जाए। ही शैल सबमिट इट टू द प्राइम मिनिस्टर, और इफ़ द प्राइम मिनिस्टर डिज़ायर्स टू द कैबिनेट, यानी कि ये मामला
पहले डिवीज़न से, एक डिवीज़न से फाइनेंस डिवीज़न की तरफ जाएगा। अब फाइनेंस डिवीज़न ने एग्री नहीं किया तो इसका मिनिस्टर इसके मिनिस्टर से यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत करेगा। अगर वो फिर भी कहता है कि नहीं मैं नहीं करता, तो ये जो मिनिस्टर है पीएम को केस पुट करेगा। पीएम अगर चाहेगा तो कैबिनेट को पुट कर देगा। तो फिर जब तक वो फाइनली उस पर डिसीजन नहीं आता, फॉर्मल ऑर्डर्स शैल नॉट इशू अनटिल द फाइनेंस डिवीजन हैज़ गिवन इट्स स्क्रूटनी टू द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, कि जो प्रपोजल था जब तक उसकी स्क्रूटनी करके डिटेल नहीं देता फाइनेंस डिवीजन, आपने कोई भी नोटिफिकेशन फाइनेंस के मुतालिक नहीं करना। वेयर नो सच डिटेल्स हैज़ बिन गिवन सप्लाइड विद द प्रपोजल, कि इस प्रपोजल के साथ डिटेल्स वगैरह अगर नहीं दी गई थी तो डिटेल्स वगैरह वो साथ में डिक्लेयर करना लेटर ऑन लाजमी होगा, तभी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सब रूल 3 आ जाता है, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट पावर मे हैव बिन डेलीगेटेड to the divisions under the rules framed by the finance division, every order of the administrative division conveying a sanction to be enforced in audit shall be communicated to the audit authorities through the finance division। कि जितनी भी कोई सैंक्शन वगैरह यानी कि इस्टेब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो डेलीगेशन दी गई हैं पावर्स की फाइनेंस डिवीजन की तरफ से, अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वो उसमें कम्युनिकेट करेंगी कि ये जो फाइनेंस के मुतालिक अथॉरिटीज़ गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको सेक्रेटरी यूज़ करेगा, असिस्टेंट एडिशनल सेक्रेटरी यूज़ करेगा, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी यूज़ करेगा, या फिर कोई और फाइनेंस का ऑफिसर यूज़ करेगा। तो अगर वो मौजूद नहीं होगा तो फिर किस तरीके से वो ऑडिट अथॉरिटीज़ के को जो है फाइनेंस डिवीजन के ज़रिए से वो मामला भेजा जाएगा कि इसको हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है, यानी कि वो आपस में कंसल्ट करने के बाद फाइनलाइज होगा। अब आ जाता है फ़ॉरेन अफेयर्स। तो फ़ॉरेन अफेयर्स के जितने भी मामला होंगे, फ़ॉरेन ऑफिस ने जो अथॉराइज़ किया हुआ है चैनल, उससे हट के कोई भी चीज़ होगी तो फ़ॉरेन ऑफिस से आपने कंसल्ट करना होगा। वो हर फैसला जो फ़ॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की है उसमें कोई तब्दीली या उससे कोई डेविएशन की तरफ मामला जा रहा हो, तो यह है कंसल्टेशन विद दी फॉरेन अफेयर डिवीजन। दी फॉरेन अफेयर डिवीजन शैल सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स इन परसुएंस ऑफ एनी जनरल और स्पेशल डेलीगेशन मेड बाय दैट डिवीजन बी कंसल्टेड, यानी कि उस डिवीजन को कुछ फाइनेंस डिवीजन ने अथॉराइज़ किया हुआ था कि फ़ॉरेन डेलीगेशन जितने भी जाते हैं वो इस मौजू पर इतनी अथॉराइज्ड उनकी पावर्स हैं, वो डिसीजन कर सकते हैं। उससे अगर निकलना है बाहर, उसकी अगर अथॉराइजेशन फाइनेंस डिवीजन ने ऑलरेडी नहीं दी हुई, तो फिर आपको लाजमी है बी कंसल्टेड ऑन ऑल मैटर्स विद इफेक्ट विच अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान और द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन रिलेशन, यानी कि जो बाकी जो बाहर के ममालिक हैं उनमें कोई रिलेशंस में कोई तब्दीली की कोई अगर वजह बनता हो या फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता हो और आपको ऑथराइज्ड नहीं है पहले फॉरेन ऑफिस से उस मौजू पर, तो आपने लाजमी तौर पर फॉरेन अफेयर्स डिवीजन को उस मौजू पर कंसल्ट करना है और उससे अप्रूवल लेने के बाद या उसकी डायरेक्शन या जो भी इंस्ट्रक्शन इशू होती हैं उसके मुताबिक आपको अमल करना लाजमी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।